हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज 25 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन वेस्टर्न कंट्री के लिए तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। क्रिश्चियन इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करते हैं, मैरी क्रिसमस। और इस त्यौहार को वेस्टर्न कंट्री इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे मेरा आप लोगों से यहाँ कहना है कि कुछ लोग यहाँ पे ना इन त्योहारों को लेके ना बड़ा अजीब सा अनईजी फील करते हैं। देखो ऐसा है, हमारे दीपावली त्यौहार को लेके कोई ऐसे अनईजी फील करे तो कितना अजीब लगता है। सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, खुशियाँ मना लेनी चाहिए। कोई भी त्यौहार हो तो सभी धर्मों का आदर करें, फॉलो अपने धर्म को करें, निष्ठावान होकर अपने धर्म की तरफ सच्चे रहें, आदर करें अपने धर्म का, फॉलो करें अपने धर्म को। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि किसी दूसरे के धर्मों का तिरस्कार किया जाए। ये हमारा भारत का संविधान भी तो यही सिखाता है हमें, सेक्युलर बनना, धर्मनिरपेक्ष होना, सभी धर्मों के समान रूप से एक नज़र से देखना, सभी को बराबर आदर देना। तो ये पढ़े लिखे होने की निशानी है। सभी धर्मों का आदर करें, लेकिन अपने धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं निष्ठावान होकर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल पूछा था लास्ट सेशन में कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन के दौरान भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को स्टार्ट किया है। इसको अभी स्टार्ट किया है ब्राज़ील ने स्टार्ट किया है। देखो आपको याद होगा अभी रिसेंटली 18-19 नवंबर के दिन नवंबर महीने में मतलब अभी G20 समिट हुआ था। और G20 समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था इस बार हुआ था रियो शहर के अंदर हुआ था। आपको याद हो तो 17 नंबर का G20 समिट है ना, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, इंडोनेशिया में। 18 नंबर का G20 समिट हुआ था अपने इंडिया के अंदर हुआ था, ठीक है ना। 2023 ये 2022 में हुआ था, ध्यान रखना। और ये हुआ है 2023 के अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। इंडिया में 9-10 सितंबर को हुआ था। और न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हुआ था। ये 19वां G20 समिट हुआ है इस बार रियो शहर में, ब्राज़ील में हुआ है ये वाला, ठीक है ना। ब्राज़ील, और ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ है, नवंबर महीने में हुआ है ये, नवंबर 2024 में हुआ है ये। और 20वां कहाँ होगा? 20वां होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सनबर्ग, जोहान्सनबर्ग में होगा 2025 के अंदर होगा आपका, 2025 में। यहाँ पे एक ग्लोबल अलायंस बना है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ये बना है। आपने कभी SDG के गोल पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका गोल नंबर 1 है और गोल नंबर 2 है। आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, जिसमें पॉवर्टी और कैसा हंगर एंड पॉवर्टी को खत्म करना है, मतलब गरीबी और भुखमरी को खत्म करने से संबंधित है ये दोनों गोल। और एक्चुअली 2030 तक इन दो गोल को अचीव करने के लिए ही भाई दुनिया भर से गरीबी और भुखमरी खत्म करने के लिए ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी बनाया गया है। 2030 तक खत्म करने का टारगेट रखा है। वैसे 2030 तक SDG गोल को 100% अचीव करने का दुनिया भर का भी टारगेट है ही। इस गोल को पूरा करने के लिए 2 ऑफिस बनाए गए हैं। एक तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, ठीक है ना, एक तो कैपिटल है ब्रासिलिया, यहाँ पे इसका एक ऑफिस बना है। एक इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ पे, इन 2 जगह पे इनके ऑफिस बने हैं। और ब्राज़ील अकेला जो है ना 2030 तक इसमें 50% फंडिंग करेगा। रिमेनिंग फंडिंग जो है ना इसमें बाकी कंट्री करेंगे। मोर देन 80 प्लस कंट्री है, 82 के आसपास कंट्री ने अभी तक टिल डेट इसको ज्वाइन कर ही लिया है। तो आगे भी इसको प्लस ही है समझिएगा, और कंट्रियां भी इसको ज्वाइन कर लेंगी आने वाले टाइम में। तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ये अब स्टार्ट कर दिया गया है ब्राज़ील के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हो आप। हाल ही में हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी। और इस सवाल का ठीक आंसर है प्रविंद्र सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक है, प्रविंद्र सिंह चौहान ये बने हैं। बहुत लंबे टाइम से बलदेव महाजन का नाम आपने सुन रखा होगा, लेकिन अभी प्रविंद्र सिंह चौहान है, ये नाम आपको याद रखना है। एडवोकेट जनरल, हमारे हरियाणा के वरिष्ठ एडवोकेट जनरल है प्रविंद्र सिंह चौहान। इनको तुरंत प्रभाव से हरियाणा एडवोकेट जनरल AG नियुक्त कर दिया गया है। ये एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन की जगह लेंगे। तकरीबन 2014 से लेके लगातार कार्यभार संभाल रहे हैं। 1 महीने पहले ही इन्होंने अपने पद से हटने की इच्छा जताई थी। और इस पद की दौड़ में कोई और भी थे, जैसे VK जिंदल थे, प्रीतम सिंह थे, ऐसे और भी लोग थे, लेकिन परविंदर सिंह चौहान जो है ना अभी बने हैं ये।
प्रविंदर सिंह चौहान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा करनाल के दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जो लॉ सेंटर है वहाँ से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। 2001 से हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति का आदेश गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के द्वारा दिया गया है। और हरियाणा में इनका ये टारगेट है, उनका कहना है कि हरियाणा में मुकदमेबाजी है उसमें कमी लाने का कोशिश करना है। बलदेव महाजन हरियाणा के एडवोकेट जनरल के पद पर निरंतर 10 साल रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। हरियाणा के पहले मतलब इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में उन्हें 10 नवंबर साल 2014 को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। 2019 में जब मनोहर लाल दूसरी बार सीएम बने तब भी महाजन एजी के पद पे ही रहे थे। मनोहर लाल के हटने के बाद नायब सिंह सैनी ने कुर्सी संभाली तो भी चर्चा फैली कि महाजन इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी लगातार 10 साल रहने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बना लिया है। और इससे पहले कोई भी एजी लगातार 10 साल पद पे नहीं रहा है। हालांकि हवा सिंह हुड्डा 2 बार बंसीलाल और 2 बार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में एजी के पद पे रहे थे। उनका कुल कार्यकाल वैसे 13 साल 2 महीने का है, लेकिन लगातार नहीं था। ठीक है ना, लगातार रहने में और अलग अलग रहने में वैसे डिफरेंस है। आइए थोड़ा सा आपको एचसीएस पर्सपेक्टिव थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ। जो बच्चे हरियाणा सिविल्स एग्ज़ाम की तैयारी, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। वैसे तो मैंने कई वीडियो बना रखी है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नए पास आउट हुए हैं, वो थोड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं प्रिपेयर होने के लिए, तो उनको भी मैं समझाऊँगा। खैर, पहले के लिए तो आप लोग अभी यूँ समझिएगा कि एडवोकेट जनरल होता क्या है। भारत का राज्य का मतलब महाअधिवक्ता होता है। सॉलिसिटर जनरल भी इसको कहते हैं हम लोग, या किसको हम लोग एडवोकेट जनरल एजी के नाम से जानते हैं, सॉलिसिटर जनरल के नाम से, एसजी के नाम से भी जानते हैं, या महाअधिवक्ता सबसे बड़ा वकील ऐसा कह लो, सरकारी वकील समझ लो। सरकार के जो भी मसले होते हैं वो यही सॉल्व किया करते हैं। अब दूसरी बात है कि सर इनका कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो इनका आर्टिकल 165 है ना, वहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर महाअधिवक्ता होगा। महाअधिवक्ता बेसिकली जो है ना किसी भी राज्य का सबसे पहला विधि अधिकारी बोलते हैं, या इसको कई कई जगह पे लिखा होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है ना, सर्वोच्च विधि अधिकारी के नाम से जानते हैं उसको हम लोग, या राज्य का विधि या कानूनी सलाहकार। ठीक है ना, सरकार को कभी भी कोई कानूनी सलाह लेनी होती है ना, तो कानूनी सलाहकार सरकार का जो है ना वो कौन होगा, सरकार का कानूनी सलाहकार एजी ही होगा। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा सरकार हो या कोई भी सरकार होती है ना, वो इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी देती है। तो एक्चुअली इनके पास में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। जितनी पावर मतलब कैबिनेट मंत्री की होती है उतनी पावर इनके पास में भी रहती है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है इनके पास में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महाअधिवक्ता बनने के लिए एक्चुअली योग्यताएं क्या चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, वैसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन ऐसा है, सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सीधी सी बात तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इन द सेंस कि उसके पास में सिटीजनशिप तो खैर इंडिया की होनी चाहिए। पहली तो बात यही है। सेकंड बात यह है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, कोई भी हाई कोर्ट हो, उसमें लगातार 10 साल तक वो वकील रह चुके हों, या कह सकते हो 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पे रह सके हो। कोई भी आपका जुडिशरी पोस्ट है उस पे रह सकते हैं, या 10 साल तक वो वकील रह चुके हों। हालांकि ये बात बहुत कम पे है, क्योंकि फिर आगे जाके एक्सपीरियंस देखा जाता है, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ये रहती ही रहती है। इनकी अपॉइंटमेंट जो है ना, अपॉइंटमेंट वो कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट का लिए आर्टिकल 165 का फर्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, राज्यपाल इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। राज्यपाल एक्चुअली इनको शपथ दिलाते हैं, मतलब मेन तो काम राज्यपाल जी का शपथ दिलवाने का है। हालांकि नियुक्ति भी राज्यपाल जी ही करते हैं। और इनके काम जो होते हैं ना, इनके काम आर्टिकल 165 के क्लोज 2 में लिखे गए हैं। इनके काम क्या होंगे भाई, राज्य के अंदर जो भी कानूनी बात होगी, उन कानूनी विषयों पे जो मेनली जो सलाह देने का काम होगा ना, वो सारा काम इन्हीं का ही होगा। और राज्यपाल को भी एक्चुअली किसी भी तरीके से कोई भी संवैधानिक पोस्ट है, उन पोस्ट को अगर कानूनी सलाह देनी है ना, तो बेसिकली महाअधिवक्ता ही कानूनी सलाह देंगे। फिर इनका जो टेन्योर की बात आती है, वो टेन्योर कहाँ लिखा हुआ है, वो टेन्योर 165 के क्लोज 3 के अंदर लिखा गया है। तो इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, अनिश्चित काल के लिए होता है, या कह सकते हो अनडिफाइंड होता है कार्यकाल, या कह सकते हो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक है इनको, मतलब राज्यपाल के द्वारा वैसे कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कभी हटा नहीं सकते, या तो ये प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं, अपनी मतलब अपनी इनकी इच्छा अनुसार तक रह सकते हैं। अच्छा, मान लो सर इनको रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, यानी कि इनको त्याग पत्र देना पड़ जाए, तो फिर त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे, जिन्होंने शपथ दिलवाई है उन्हीं को ही त्याग पत्र देंगे।
वैसे सर इनकी सैलरी भी होती है क्या? हाँ, इनकी सैलरी भी होती है। मतलब इनको वेतन कितना मिलता है? तो इनको वेतन मिलता है 2.25 लाख, 2,25,000, 2,25,000 रुपये पर मंथ का जो है ना इनका वेतन होता है आपका। और वैसे जो है ना ये किसी विधानमंडल का कोई मेंबर नहीं होते हैं ये वाले, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ऐसा है, एक आर्टिकल 177 ये कहता है, आर्टिकल 177 के तहत ये बात आती है कि विधानमंडल है उनके दोनों सदन है, मान लो उनमें बोलने की पावर इनके पास में है, ठीक है ना। हालांकि अपना वोट वगैरह देने का इनके पास कोई पावर नहीं होती है, लेकिन हाँ आर्टिकल 177 के अंडर ये बोल सकते हैं। कैबिनेट मंत्री होने का भी एक पावर है ना इनके पास में, तो इसी करके आपका। और कभी कैसे ऐसी कोई जरूरत पड़े तो राज्य के राज्य सरकार के काम है उनको भी संचालन ये कर सकते हैं ये। और इसके अलावा आर्टिकल 167 है ना, इसके तहत जितने भी आपके एडवोकेट जनरल है, ये मुख्यमंत्री के काम, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जितने भी हैं उनके सभी कामों को, मतलब मुख्यमंत्री के कामों को राज्यपाल को बताएगा भी ऐसे ऐसे काम मुख्यमंत्री ने किए हैं। तो राज्यपाल एक्चुअली काम देख सकता है 167 के अंडर, पर वो मीडियोकर बीच में ये एडवोकेट जनरल ही होते हैं। और हरियाणा के सबसे पहले महाधिवक्ता कौन थे? ये बाबू स्वरूप आनंद थे, ठीक है ना, बाबू स्वरूप आनंद थे सबसे पहले। और इनसे पहले ये बलदेव राज महाजन थे ही। अब परविंदर सिंह चौहान बने हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसे कई सारे एडवोकेट जनरल जो है ना बन चुके हैं। अभी ये कितने नंबर के बने हैं वैसे, अगर आप चाहो तो इनको याद करना, ये अभी 17 नंबर के बने हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना, 17 नंबर के बने। सबसे पहले बने थे बाबू आनंद स्वरूप साहब, ठीक है ना। आनंद स्वरूप साहब जो है ना कहाँ के थे? आनंद स्वरूप साहब हरियाणा में रोहतक से थे, याद रखना आप लोग, हरियाणा में रोहतक के थे। और वो कब बने थे सर? वो मतलब खैर हरियाणा जब से थे तभी के ही कह सकते हो, सबसे पहले थे ये। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बाबू आनंद स्वरूप से रिलेटेड, आपका हो गया सर लेक्चर लंबा हो गया, पर मैं वैसे बता देता हूँ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना उसके दौरान कोई भी आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने को तैयार नहीं था। तब बाबू आनंद स्वरूप ने अपने शब्दों में राष्ट्र की पुकार का उत्तर दिया था और उन्होंने आरोपित के खिलाफ मुकदमे चलाए थे। तो ये बहुत फेमस है उस टाइम के। उनके बाद में चेतन दास बने थे, ठीक है ना, चेतन दास बने थे। मैं आपको मोटा मोटा बता ही देता हूँ कि इनके बाद में 2 नंबर पे कौन बने थे? 2 नंबर पे बने थे चेतन दास बने थे। सिविल्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना तीसरे नंबर पे कौन बने थे? तीसरे नंबर पे बने थे देवी सिंह तेवतिया, ठीक है ना, देवी सिंह तेवतिया साहब बने थे। फिर उसके बाद में बने थे चौथे नंबर पे बने थे जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ साहब बने थे। और जगन्नाथ कौशल था उनका पूरा नाम वैसे। 5वें नंबर पे बने थे सुशील, ठीक है ना, सुशील चंद मेहता बने थे, ठीक है। इसके बाद में ये मेरा ना ये जो डिजिटाइजर टैब है लिखने वाला ये ख़राब हो रखा है, मुझे नया लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। आप सोचो कि क्या सर लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। एनीवे इसके अलावा जो है ना सुशील चंद्र के अलावा और कौन बने हैं? और बने हैं जी हमारे एक हर भगवान, ठीक है ना, हर भगवान सिंह बने, हर भगवान सिंह। उनके बाद में बने थे श्री हीरालाल जी, हीरालाल जी बने थे। हीरालाल जी के बाद में आए थे मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन, ठीक है ना। किस दिन डिजिटल बोर्ड में आपको मैंने ट्रिक से याद करवा दूंगा, और जैसे मैंने ट्रिक से याद कर रखे हैं वैसे मैं आपको भी ट्रिक से याद करवा दूंगा, इजी है आपके लिए वैसे याद करना ये। उसके बाद में हवा सिंह बन गए थे ये, हवा सिंह के बाद में आए थे आत्म, ठीक है ना, तो आत्म है, आत्म सिंह आए थे। उसके बाद में आए थे मोहन सिंह, ठीक है ना, मोहन सिंह आए थे, उसके बाद में मोहन सिंह के बाद में आए थे फिर मनमोहन आए थे, मनमोहन सिंह आए थे। फिर आए थे सूर्यकांत, ठीक है ना, सूर्यकांत आए थे। फिर 15 नंबर पे आए हैं, 15 नंबर पे श्री अशोक जैन आए हैं, 15 नंबर पे। और 16 नंबर पे आए हैं बलदेव महाजन आए, और 17 नंबर पे हमारे अभी हो ही गए हैं ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, मतलब ये आपको मैं फैक्ट्स के वाइज यूँ बताऊँ ना भाई, आपको अगर फैक्चुअली याद रखना है तो यूँ समझो कि सबसे लंबा कार्यकाल लगातार जो वैसे लगातार रहा है ना, तो वो तो रहा है श्री बलदेव जी का, ठीक है ना, वो तो रहा है बलदेव का लगातार 10 साल का। ओवरऑल सबसे लंबा कार्यकाल अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको कहूँगा हवा सिंह का होगा, ठीक है ना, फिर वो हवा सिंह का रहेगा सबसे लंबा। और ये 3 बार नियुक्त हो गए थे हवा सिंह तो वैसे। और इसके अलावा जो है ना आपके कौन ऐसे पर्सन रहे हैं आपके जो कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बार जो है ना उसी से ही डायरेक्ट यहाँ पे बन गए थे, तो हीरालाल जी बने थे ये, ठीक है। चलो खैर इतनी सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, अगला सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सा रहेगा। नए साल में हरियाणा सरकार ने अर्बन में 30 गज का प्लाट महाग्राम
में और 50 गज का प्लाट जो है ना वो बेसिकली आम जर्नल पैलेस में 100 गज का प्लाट कितने लोगों को देने का निर्णय लिया है। तो कहने का मतलब टोटल जो है ना 5 लाख लोगों को प्लॉट बांटे जाएंगे। 30 गज का प्लाट महाग्राम मतलब बड़े गांव में और 50 गज का प्लाट और आम जर्नल पैलेस में 100 गज का जो है ना प्लाट है वो बांटे जाएंगे। तो 30, 50, 100 गज के ऐसे प्लाट बांटे जाएंगे। 2025 से खुशियां दुगनी होने वाली है। ये प्लाट बनने वाले 5 लाख लोगों को जो है ना मकान दिए जाएंगे। वैसे आवास मंत्री को ना भारत के मनोहर लाल खट्टर है। कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देता हूं कि किस हरियाणवी अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज पूरा करने का इतिहास रचा है। ये दीपक बाबूलाल कारवा ने इतिहास रचा है। ये किस हरियाणवी विश्वविद्यालय की टीम को इस्तेमाल किए गए कागज से शाही निकालने के लिए डिंकिंग विधि का पेटेंट मिला है। जीजेयू यूनिवर्सिटी। औद्योगिक स्मार्ट शहर हरियाणा में मतलब टोटल बनाए जाएंगे, देश में 12 बनेंगे। मनु भाकर के नाम से शूटिंग रेंज ग्वालियर में खोली गई है। परसराव के दौरान जोखिम वाले केस खोजने के लिए हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट से चुना गया है पानीपत को। लगातार 4 बार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं। अमित सरोहा। यमुना के बाढ़ के मैदानों से सतत भूजल विकास के माध्यम से जल आपूर्ति में बढ़ोतरी का अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किसने की है। फरीदाबाद। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा के टोटल 23 खिलाड़ी थे। फरीदाबाद के YMCA यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। 5वां था ये, जिसमें बच्चों को डिग्री वगैरह बांटी जाती है। रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता था, कांस्य। इसके अलावा जो है ना NIRF रैंकिंग जो है उसमें HAU हरियाणा में तीसरे स्थान पे था। हरियाणा की HAU मतलब देश भर में तीसरे स्थान पे थी एग्रीकल्चर के मामले में। इसी रैंकिंग में GJU को जो है ना 47 रैंक मिला था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया। ये किया है पंचकुला में। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए आधुनिक संग्रहालय राखीगढ़ी में बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2024 में हुआ है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई कौन हुई थी। ये विनेश फोगाट हुई थी। ठीक है, चलो सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, इनको 10 लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के अंदर ही नामांकन करवाया है। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड कब स्टार्ट हुआ था मुझे बताना। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी ये बताना। हरियाणा में उसको किस नाम से जानते हैं और उसका नाम कब बदला गया था ये भी बताना। जितना विस्तार से बता सकते हो उतना बताना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।